वेलकम बैक जी। इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया गया है और कल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो अहदाफ रखे गए थे हुकूमत की जानिब से वो अहदाफ पूरे नहीं हो सके हैं और इसका जो मेजर जो रीज़न करार दिया जा रहा है वो यही कि जी कोरोना की वजह से ये सारे हालात हुए हैं। हम इससे पहले उमर यही देखते थे कि या तो पिछली हुकूमतों पे भी डाल दिया जाता था कि हमें जो है वो पिछली हुकूमतों में कर्जे जो हैं वो हमें विरसे में मिले हैं। एग्जैक्टली आज भी उसका जिक्र हुआ और अब जो है वो उसमें ऐड हो गया कि कोरोना। तो सवाल हम ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुख्तलिफ हमारे साथ जो माहिर मईशत हैं उनसे कि क्या अगर कोरोना ना आता तो फिर हालात बिल्कुल ठीक जा रहे थे? क्या जो 1 करोड़ नौकरियां मिल गई थी? एग्जैक्टली क्या जो 50 लाख घर बनने थे वो बन गए थे या बनने जा रहे थे? ये सारी वो बातें ज़ाहिर है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सलमान, अगर हम देखें कि हमें सनती शोबे में जो हमारे अहदाफ थे, अगर हम कोरोना से पहले की बात करें वो भी हासिल नहीं हो सके थे। कुछ मामला पे हम लोगों ने देखा कि जो हुकूमत है उसको कामयाबियाँ मिली हैं। करंट अकाउंट खसारा कम किया, वो कामयाबी। जी हाँ, 20 अरब से जो है वो 3 अरब पर लेकर आए बिल्कुल। लेकिन अगर हम ज़राअत की तरफ चले जाएं, ज़राअत के शोबे पर हम देखना शुरू कर दें तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनकी जो पैदावार है वो कम हो चुकी है, जिसमें कपास की पैदावार कम हो गई, मकई की पैदावार कम हो गई, आलू की पैदावार कम हो गई। इसके भी आपके नज़दीक वैसे तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो जो किसान है वो डीमोटिवेट हो चुका है, उनको तमाम सहूलियात नहीं दी जा रही, उनके साथ जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। ट्यूबवेल पर उनके वहाँ पर कुछ रिलीफ दिया गया, कुछ वहाँ पर उनकी जो बिजली है वो सस्ती की गई, यूनिट का जो रेट है वो मैं ये सोच रहा हूँ मैं अगर पैदावार कम हुई है या मुतासिर हुई है तो फिर टमाटर आज 10 रुपए किलो कैसे मिल रहा है? आज जो है वो जब हम निकलते हैं और ऑफिस आने के लिए तो हमने देखा कि जो मुख्तलिफ सब्जियां थी उनके रेट्स कम हुए हैं। ये भी एक सूरत हाल है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो तरसील है इस वक्त वो नहीं हो पा रही और जैसे जैसे होती है तो फिर जो किसान है पीछे से वो कोशिश करता है कि बस जो माल निकल रहा है वो फौरी तौर पे निकले, वो पड़ा ज़ाया ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि 10 रुपए किलो तक जो है वो टमाटर जा रहे। बहरहाल ये एक एडिशनल पॉइंट है जो जिक्र किया। अहम कुछ पॉइंट्स हैं जिसका हम जिक्र करते हुए अपने जो माहिर मईशत है उनकी तरफ जाएंगे। गालिबन डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब ने आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जो इक़्तिसादी सर्वे सामने आया है उसमें तो जो चीदा जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से ये वाजे कर दिया है हुकूमत ने कि जी जो कुछ हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना से 3000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है इकॉनमी को। इसके अलावा 700 से 800 अरब जो है वो टैक्स के अंदर शॉर्टफॉल है। आपको लगता है कि अब जो बजट पेश किया जाएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और वो एक्यूरेसी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि कुछ करेक्शन सामने आ जाती हैं, जैसे हमने देखा कि जी 3% जो है वो शरह नमू थी, अब वो मुशीर खजाना साहब कह रहे हैं कि नहीं जी एक्चुअली वो तो 1.9 थी, करेक्शन हमने कर दी है। ये देखिए, ये जो अगला बजट है ये बड़ा अनसर्टन होगा और ये इसके डिपेंड कर रहा होगा कि कोरोना किस और लोकस, ये दो फैक्टर्स किस तरीके से पाकिस्तान को अफेक्ट करते हैं। IMF के साथ भी ये चीज़ जो है वो तय कर ली गई है कि IMF एक क्वार्टर के बाद दोबारा से रिव्यू करेगा पाकिस्तान के में कोरोना की सिचुएशन और उसके हिसाब से जो उसके क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं, जो उसकी शराइत हैं, उनको रिव्यू करेगा। जैसा कि IMF का इस वक्त ख्याल था कि पेंशन और सैलरी जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए और हुकूमत जो है वो उनको बढ़ाने पर मुसर थी, तो IMF ने फिर उसको 3 महीने के लिए कंडीशनल उसकी इजाज़त दी। जो अगला बजट है उसमें देखिए रेवेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि अगर कोरोना जो है उससे कुछ बेहतरी की सूरत हाल निकलना भी शुरू हो जाती है तो इकोनॉमी रातों रात जो है फुल थ्रॉटल पे नहीं चलेगी, टैक्सेस जो है वो कलेक्ट नहीं हो सकेंगे और जब टैक्सेस नहीं कलेक्ट होंगे तो फिर यकीनी तौर पे कर्जे पे जाना पड़ेगा और जो हमारे लेंडर्स हैं उनकी अपनी शराइत है। इस वक्त हमें कल ही ADB से $500 बिलियन मिला है। IMF उससे पहले $1.4 बिलियन दे चुका है, वर्ल्ड बैंक जो है वो दे रहा है। तो इन सब का और पेरिस क्लब ने हमारे कर्जे रीशेड्यूल किए हैं, तो इन सब की एक ही शर्त है कि ये जो कर्जे मिल रहे हैं या रीशेड्यूल हो रहे हैं ये फंड कोविड के रिस्पांस पे या सोशल प्रोटेक्शन पे तो खर्चे जाते हैं। ठीक है आबिद साहब ये यहाँ पर तो एक पॉइंट ये आ गया, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, आम आवाम की बात करें, उसको इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उनके मतलब भी शायद ना पता हो, जो टेक्निकल टर्म्स हैं इकोनॉमी की, वो क्या रिलीफ चाहता है। हम IMF का आपने जिक्र किया, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि IMF ने कहा कि अक्टूबर तक हम
अब बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा नहीं करेंगे, आम आदमी को अक्टूबर तक रिलीफ मिलेगा, मतलब उसके बाद फिर एक मिनी बजट आ सकता है और फिर कीमतों में इजाफा होगा, वहाँ पर अभी बोझ नहीं पड़ेगा लेकिन तब बोझ पड़ेगा। फिलहाल तो हुकूमत कह रही है ना डॉक्टर साहब के कोई नया टैक्स नहीं लगेगा इस बजट में, आपको लगता है ऐसा ही होगा? जी, यकीनी तौर पे कोई नया टैक्स लगने के इम्कान बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त इकॉनमी अफोर्ड ही नहीं कर सकती है नए टैक्सेस, और हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पे यही रिलीफ देना चाह रही है। जो आम आदमी को रिलीफ मिल रहा होगा वो फेडरल PSCP में देखने में मिलेगा। यहाँ पे कि हाफ से ज्यादा जो फेडरल PSCP है वो सोशल प्रोटेक्शन यानी एहसास प्रोग्राम और कोविड रिस्पॉन्स के लिए खर्च हो रही होगी। तो 650 अरब की जो PSCP है उसमें से 250 अरब रुपए जो है वो सोशल प्रोटेक्शन के लिए रखे जा रहे होंगे, कुछ 70 अरब जो है वो कोविड के इलाज के लिए रखे जा रहे होंगे, और ये यकीनी तौर पे 320 अरब ये आम आदमी को इसका फायदा हो रहा होगा। ठीक है, अब जब यानी कि अवाम भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इकोनॉमी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या हुकूमत इस टाइम ये अफोर्ड कर सकती है कि नया टैक्स ना लगाया जाए जो सूरत हाल इकोनॉमी की, मुल्क की मैशत की? जी, यकीनी तौर पर हुकूमत अफोर्ड कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त आर्मी मालियाती अदारे जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी को नहीं वो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को इमदाद देने में तैयार है, पेश है। और यकीनन पाकिस्तान जो है वो कोई अकेला मुल्क नहीं है जो कि इस वक्त एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इस वक्त कर्जे ले रहे हैं ताकि वो कोविड के चैलेंज का सामना कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। काजी सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, जो बजट इजलास होगा आपके ख्याल में वो पिछले इजलासों की तरह हंगामा खेज ही होगा, जिस तरह से हमेशा होता है कि बजट तकरीर जब हो रही होती है तो उस वक्त अपोजिशन का एक शोर शराबा होता है, कभी कभी जो है वो सूखी रोटियां जो है ले आते हैं लोग, कभी वो बजट जो पेपर है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है वहाँ पे। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो अपोजिशन के अरकान हैं वो तो इस वक्त क्वारंटीन हुए हुए हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग तो बजट पढ़ेंगे ही नहीं, प्रिपेयर भी हमने नहीं करना। 4 एक बंदे आए हुए हैं IMF के जो बनवा रहे हैं। हफीज शेख साहब भी आप जानते हैं कि किस तरफ से आए हैं और किसके नुमाइंदे हैं। इसी तरह आपको रजा बाकर साहब का भी पता है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि जी ओवरसाइज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी तो है, लेकिन सारी ब्यूरोक्रेसी तो आपके ओलिगार्क्स की मुलाजम है, भले वो जो पावर में हो या पावर से बाहर हो, पहले उनको वो रिपोर्ट करते हैं। ये जो आपने फर्स्ट रिफॉर्म आप की थी, IMF रिफॉर्म्स की थी टैरिफ किराए से, इसका आज क्या नतीजा निकला? $100 बिलियन का आपके पास कर्जा है। आपने बेशतर इंडस्ट्री जो प्राइवेटाइज की थी वहाँ बंद हो के, मैं डॉक्टर कैसर बंगाली को कोट कर रहा हूँ, वहाँ पे 90% पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं। देखें, हमें अगर आज भी हम हकीकत की आंख में आंख नहीं डालेंगे, आप मुझे बताएं, यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, रिपोर्ट्स हैं, बिजली की रिपोर्ट है आपके पास, आज मिल गया उनको, स्टे भी मिल गया, बहरहाल अदालत की मनसब है, हमने तो नहीं देना। सवाल ये है कि आपके हाथ में कितनी मैन्यूवरेबिलिटी रह गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान नहीं, अमेरिका देख लें, ये सिर्फ एक काले आए रोज मरते हैं वहां पे। ये इतनी एक्यूमुलेटेड एंगर थी कि उसने जो आतिशफशां की तरह फटी है। मैं ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हैं ये इररेलेवेंट कर दिए हैं इस बहरान ने। गालबन ये 1930, 29, 30 की याद बुला देगा आपको। और हमें लेकिन कैसे आपको ये भी याद होगा कि इस बात के खदशात का इजहार जो है, शायद इजहार किया गया है नहीं, लेकिन ये खदशात थे जब ही लॉकडाउन में नरमी की गई, क्योंकि खान साहब ये कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पर निकल आएँ, लोग बाहर आ जाएं, तो फिर हमारे यहाँ भी वही हाल होता जो इस वक्त अमेरिका में या लंदन में देखने को मिल रहा है। अरे भाई, लंदन में ये सारा जो आर्टिफिशियल एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट थी, क्रेडिट जो उन्होंने किया था, QVs में बैठ के जो उनके खैरात खाने जिन्हें फूड बैंक कहते हैं, उनके सामने कारों की लाइन लगी हुई है। अमेरिका में खैरात मांगने वालों की तादाद नहीं गिन सकते, और जो उनके फूड बैंक थे, उनके जो बजट थे 7 साल के, वो महीनों में निकल गए हैं, और अभी बेरोजगारी और आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। और खान साहब जी जो है ना, सिंगापुर मॉडल लेके आएंगे, फलाना मॉडल लेके आएंगे, ये कहानी अब नहीं चलनी। और ये जो था ना, खास तौर पर हेल्थ और एजुकेशन एंड वेलफेयर, ये अगर आपने जो आपने प्राइवेट सेक्टर में दिया, आज देख लें आपकी हेल्थ का क्या हाल है। आप मुझे बताएं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हेल्थ के अंदर जो है वो कुछ बजट में जो इजाफा होगा या सेम वही रहेगा? इस बजट में तो ये कर ही नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं हमें रेवेन्यू इतना चाहिए। देखें, ये जितने बंदे इकोनॉमी पे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे जो बाहर से आए हैं, इनका पहला काम ये होता है कि इनकी पेमेंट्स जो है वो ना रुकें। सबसे पहले जो है वो होता है।
उसके बाद आइए ये जो वर्ल्ड बैंक की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, साल पुरानी है। IPPs उन्होंने 2000 अरब रुपए की बेकायदियों का सालाना कहा था। अब जो रिपोर्ट नौ रुकनी आई है उसको पब्लिक करके तो देखें, बट देर अनटचेबल, आप टच नहीं कर सकते। तो कौन सी 80% इकॉनमी रियासत के पास रह गई है? आपके स्ट्रेटेजिक एसेट कौन से हैं? PTCL आपके पास है, मुझे बताएं। तो इसके अलावा जो है ये पोर्ट्स आपके पास है, आपके पास गवादर कितना % आपके पास है? और जो आपका कम्युनिकेशन है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। अब आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, अब आप कब तक बेच के, या तो आपने कर्जे उतार दिए होते और ये एक बड़ी खुशहाल रियासत बन गई होती। 100 बिलियन $100 बिलियन का कर्जा डाल दिया और साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंज्यूमर सोसाइटी बना दी, स्वेल करता गया। हमारा बजट जो था इसका इंपोर्ट का, हर चीज हम इम्पोर्ट, कुत्तों की खुराक से लेकर टूथपेस्ट तक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री क्या है? बनियानें बनानी आती हैं इनको, या जो ये जुराबे बनाते हैं। चले ये काजी साहब, ये मसाइल अपनी जगह, लोग परेशान हैं, नौकरियां जा रही हैं, मईशत जो है वो जबू हाल है, लेकिन हमें कम से कम एक सच्चा वजीर आजम तो मिल गया है ना सर, जो कम से कम सच बात करता है, सच बात बताता है और कहता है कि जी मैं माफियाज को ऐसी की तैसी कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कम से कम हमें सच्चा वजीर आजम तो मिल गया है ना। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज एक्सपोज दीज पीपल। वो इनका कुछ कर सकें या ना कर सकें ये वक्त और तारीख बताएगी, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है, भले वो उनकी अपनी सफों में थे या बाहर थे। जी ठीक है, कैसे साहब साथी का खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खुरम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने तो कहा है कि दाद के मुस्तहिक है, टीम मौजूदा हालात में इससे बेहतर नहीं कारकर्दगी हो सकती थी। क्या वाकई दाद के मुस्तहिक है? देखिए, दाद के मुस्तहिक तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि जो इश्यूज हैं वो तो अभी भी हैं, बट ये कि चैलेंजिंग, देखिए ये एनवायरनमेंट सबके लिए था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हमारे मुल्क के लिए, सबके लिए चैलेंजिंग है। और वैसे भी हमारी इकॉनमी पहले भी जो है आपको पता है सफर कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। रिसेशन में हम ऑलरेडी थे, जॉब लॉसेस ऑलरेडी चल रहे थे, और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे सेक्टर है वो ऑलरेडी नीचे जा रहा था। इंटरेस्ट रेट, शरह सूद जो है वो बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोशिश ज़रूर की है। अब चैलेंज ये होगा कि जो आने वाला साल है इस पे अगर हम ध्यान दें कि अब टैक्सेस किस तरह से इकट्ठे होंगे, अब एक गरीब आदमी को कैसे नौकरी मिलेगी, या जो नौकरी से निकाले गए हैं बहुत ज़्यादा, तकरीबन कोई 2 करोड़ की बात हो रही है नौकरियाँ जाने की, तो उनको किस तरह से रिकवरी होगी। फिर हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। देखें, ये मैनेजमेंट ही सब कुछ है कि हेल्थ क्राइसिस को रोकने के लिए लॉकडाउन किए गए हैं दुनिया में, फिर उनको हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर किया गया और एक गरीब आदमी को खुराक पहुंचाई गई है और मेडिकल जो है वो सप्लाईज दी गई हैं। तो ये सारा चैलेंज अब कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इस चैलेंज से पहले खुरम साहब सब कुछ बेहतर था, सब कुछ अच्छा था कोरोना से पहले। मैंने शुरू में तो यही कहा ना कि देखिए कोरोना तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए भी, कि कोरोना आ गया है तो वो काफी सारी वीकनेसेस छुप जाती हैं उसकी वजह से, क्योंकि कोरोना को जो है रीजन बना दिया जा सकता है। तो देखिए पहले भी ऐसे ही था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हम बेहतर थे, लेकिन ये हुआ कि कोरोना ने बहुत ज्यादा चीज को और खराब कर दिया और हमारी इकोनॉमी में मजीद जो है वो मंदी नजर आई। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना खुरम साहब कि अपॉर्चुनिटीज़ जब इस तरह की आती हैं, जब ऐसे कोई वाक़यात आते हैं तो उसमें हमें मौका मिलता है कि हम उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें कि हम इस सिचुएशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लें, लोगों का नुकसान भी ना हो और स्ट्रेंथ भी बन जाए। देखें, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, ये अगर हो जाए तो फिर तो हम तो पार लग जाएंगे जिसे कहते हैं ना। ये तो बहुत बड़ी चीज़ और एक्चुअली है अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली लोकली इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, सब्स्टिट्यूशन करने की, यानी कि बाहर जो हम पूरी दुनिया में कारोबार हो रहा था, जैसे चाइना और इंडिया की इस वक्त जो है जंग चल रही है, उसमें हम बहुत बड़े जो है विनर हो सकते हैं। बांग्लादेश में फैक्ट्रियां लग रही हैं, इंडिया में फैक्ट्रियां लग रही हैं चाइना से निकल के, तो हम क्यों नहीं हो सकते? देखिए, लेकिन हमारे ऐसा होता कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा खुरम साहब, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर रहे हैं। आपने पूछा कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, मैंने कहा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। अब उसको किस तरह से मैनेज करना है ये तो देखें पॉलिसी मेकर्स का काम है कि हम इस वीकनेस को, इस थ्रेट को किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी इंडस्ट्रीज को फायदा देते हैं, अपने लोगों को फायदा देते हैं, टैक्सेस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ग्रोथ को कैसे लेके आते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं। बहुत तो ऐसे में जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर खुरम साहब आयद होती है कि हुकूमत जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कायल करे, मोटिवेट करे कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, माहौल पैदा करे। देखिए बिल्कुल, देखिए बेसिक की प्रोविजन करना गवर्नमेंट का काम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, एजुकेशन देना, हेल्थ देना और फिर ट्रांसपोर्ट देना और फिर पॉलिसीज को बनाना ताकि इन्वेस्टर जो है वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करे। देखिए किसी भी इकोनॉमी पे जो लोकल इन्वेस्टर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाद में बाहर वाला आता है कि जी आपकी इकोनॉमी में लोकल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको ये यकीन है कि इस मुल्क में जो है वो बहुत पोटेंशियल और है भी,
सब बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ, यंग जनरेशन है, अगर हम इसको सही तरीके से डायरेक्ट नहीं करेंगे तो हमें। खुर्रम साहब एक मिसाल मुझे याद आ गई, ऑटोमोबाइल की तरफ हम आ जाते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। अगर यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स आए हैं हमने एक उनके साथ लाइव किया, उनसे बातचीत की, तो वो कह रहे थे कि जी बाहर से मंगवाने की इजाज़त नहीं रही है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उतनी अच्छी चीज़ बना नहीं रहे, कीमत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हुकूमत को ख्याल रखना है कि अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं उसका रेट मुनासिब रहे और आम आदमी तक फ़ायदा भी पहुँचे उसका। देखिए मसला यही है कि हमने प्रॉब्लम यही है कि हम लोकल इन्वेस्टर को हम मौका दें, इंसेंटिवाइज करें, टैक्सेस कम करें, यूटिलिटी कॉस्ट कम करें, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। फिर उसके बाद कंपटीशन, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन क्रिएट करें। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा प्राइसेस नीचे आएंगी। रादर देन आप इंटरवीन करके कहें कि जी प्राइस नीचे करें और प्राइस नीचे करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस मुल्क में खुर्रम साहब कंपटीशन में भी मसला आ जाता है हर जगह। भी आपके आने से पहले गुफ्तगू हो रही थी माफिया की, हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट में माफिया सामने आ जाता है। किसी भी आपने सेक्टर में जाना है वहाँ पे माफिया आ जाता है, फिर वो कंपटीशन की फजा रहने नहीं, कार्टेलाइजेशन की वजह से भी नुकसान होता है ना। मैं आपसे तो यही कह रहा हूँ कि कंपटीशन को इफेक्टिव बनाएं। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर उसको और ज्यादा फाल बनाया जाए और ज्यादा एम्पावर किया जाए तो देखिए यहाँ पे आप यकीन करें दुनिया में कहीं पे 10 कंपनियां होती हैं तो वो कार्टेलाइजेशन बहुत मुश्किल से बनती है। 2 चीजें होती हैं उसमें, एक तो पूरी जो आपकी पॉलिसी है वो कितनी इफेक्टिव है, वो क्या कंपटीशन को इन्फोर्स कर रही है या नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी एक को फायदा हो दूसरे को फायदा ना हो। यहाँ पे 25 कंपनियां हैं टेक्सटाइल की, यहाँ पे बैंक हैं कि 35 बैंक हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसकी इफेक्टिवनेस वैसी नहीं है आज तक अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पॉलिसी को इफेक्टिव बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट भी करें। मैं आपको महंगाई की एग्जांपल देता हूँ, आज पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट ने 40-45% जो है कम कर दी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो नीचे प्रोडक्ट पे उस तरह से नहीं आता। तो इस चीज को कौन इंश्योर करेगा इंटरवीन करके मार्केट्स में कि कहाँ पे होर्डिंग हो रही है, कहाँ पे प्रॉफिटियरिंग हो रही है, कहाँ पे जो है लोग उसको फायदा सर साथ ही रहिएगा। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, काजी साहब की तरफ रखना है। काजी साहब जब ये पेट्रोल सस्ता किया तो एक ट्वीट किया था वज़ीर इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि जी इस खित्ते में यानी कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं उनमें सबसे सस्ता जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में दस्तयाब है। सब खुश हो गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि वो कह रहे थे दस्तयाब है। सवाल ये कि दस्तयाब है या नहीं है, दस्तयाब ही नहीं है, लोग लाइनों में लग के ख्वार हो रहे हैं। देखना यही, मैं आपको राणा भगवान दास की रिपोर्ट आप बोलें जो कि अफ्ताब मोहम्मद चौधरी ने बनाई थी, उस रिपोर्ट में पता चला कि ये जो आपकी ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, जब ये इनकी मीटिंग्स होती थी तो एक डीजी ऑयल होते हैं, वो साल में सिर्फ 3 दफा आए थे। ये कहते हैं रेगुलेटर, वो साबका हमारे बशीर खजाना कह रहे थे कि जी ये हाईली रेगुलेटेड है और ब्यूरोक्रेटिक है। ये ब्यूरोक्रेसी किसकी थी, वो जाते ही नहीं थे वहाँ पे, वो कीमतें खुद तय कर रहे थे। अब फिर एक समरी आई जनाब, ये जिस तरह अमेरिका में हर पेट्रोल पंप, इन्होंने अमेरिका समझ रखा हमें, हर पेट्रोल पंप अपनी कीमतें खुद वो लगाएगा, यानी यहाँ तक ये आ गए। सवाल ये है कि बेसिकली आपकी ब्यूरोक्रेसी या रेगुलेटर को पूडल बना दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आपके ओलिगार्क्स जो हैं, जिसके खिलाफ इमरान भी लड़ रहा है और ये जो एक पूरी मूवमेंट भी बनी थी, वो एक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कई गुना ज्यादा पैसे उन लोगों के पास हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी अब हम कह रहे थे जी कि वो लाख रुपए के लिए 3 लाख की नौकरी वो करप्शन के लिए करता है। वो हर आदमी पैसे कमाना चाहता है। यहाँ पे ये 300 अरब रुपए की दिहाड़ी चीनी में लग रही है, तो आम आदमी क्यों ना अपनी इनकम बढ़ाए? जहाँ पे बच्चा स्कूल भेजना उसकी जिम्मेदारी है, छत उसकी जिम्मेदारी है, रोटी उसकी जिम्मेदारी है, हर चीज सेहत उसकी जिम्मेदारी है। काजी साहब, अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही होती तो फिर उसको ये ना करना पड़ता, जिस तरह से हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखते हैं। ये है कि ये जो आपका मॉडल था ना, यहाँ नहीं, ये मॉडल पूरी दुनिया में चैलेंज हुआ है। और अगर आप देखें कि अमेरिका की जो मूवमेंट जो है, यानी देखें ना, ये अगर बड़े मिसाली निजाम थे तो दुनिया का कौन सा बड़ा दारुल खिलाफ है जहाँ पे लोग सरतापा इस्तेजाज नहीं है? वहाँ पे वो पुराने जो थे लोग, उनके मुजस्मे जो है वो उनको तोड़ रहे हैं। इस वक्त लैटिन अमेरिका में देखें क्या हो रहा है, यूरोप में देखें क्या, फ्रांस में दोबारा से तो काजी साहब फिर हम जो है हमारे जो हुक्मरान हैं वो दूसरे मुल्कों के मॉडल्स लाकर यहाँ पर जो पेश करते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि कभी कहते जी सऊदी मॉडल हम फॉलो करेंगे, कभी हम जो है वो मलेशियन मॉडल फॉलो करेंगे, कभी हम चाइनीज मॉडल फॉलो करेंगे, कभी हम जो है वो किसी और मुल्क का मॉडल फॉलो करेंगे। तो आखिर वो कौन सा मॉडल बनाना चाह रहे हैं? वो रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं, फिर इन मुल्कों की भी साथ साथ मिसाल दी जाती है। मॉडल एक ही है,
ये वाशिंगटन कंसेंसस आपका रेगनॉमिक्स जिसे आप कहते हैं, थैचर और उसने रेगन ने शुरू किया था 1930 में। 2 प्रोफेसर थे जिन्होंने ये निज़ाम फिर इस पुरानी तारीख है 70 साल इसके लिए फंडिंग की, तमाम जितने ये जो एलीट है दुनिया की, और इसको इम्प्लीमेंट दुनिया में करवाया। उसका आज क्या नतीजा निकला? आज 30 साल बाद, 30 साल हो गए, 80 में इसको इम्प्लीमेंट आपने किया था। इस चेहरे पे कोई आपको सुखी पब्लिक नजर आती है सिवाय उन बिलियनर्स के जिन्होंने अपने घर जो है वो जजीरे खरीद रखे हैं। पिछली दफा डिवोर्स में जब ये इकट्ठे हुए तो एक खबर आई थी कि ये अवाम के खौफ से और ये दौलत का जो ऊपर इर्तकाज हो गया और नीचे जो भूख फैल गई है, इन्होंने अपने घर जो है वो वीरान जजीरों में खरीद रखे हैं कि पब्लिक की बैकलैश इन तक ना आए। अगर पब्लिक की बैकलैश तो आ गई, लेकिन वो बेसिकली आज अमेरिका में रियासत का जो सिंबल उन्हें नजर आता है वो स्थानों को आग लगा रहे हैं वो, और वो आप कर ले, पहले तो वो उनको मार रहे थे, अब वो मुनाफिकत से उनको घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है शायद वो चले जाएं मगर अपने लेसन सीख के जाएंगे। व्हाट कोरोना एंड दिस रिसेशन है जो किया है इसने इस मॉडल पर सवालिया निशान लगा दिया है। वो सवालिया निशान से ट्रिकल डाउन होगी, ट्रिकल डाउन मैशियत होगी, नीचे ऊपर दौलत ऊपर दे दो, टैक्स फ्री कर दो, नीचे माल खुद ठीक है सर। काई साहब एक हमने ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। तो ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरीके से जारी है, आपसे मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया, कल बजट पेश होना है और सबकी नज़रें इस वक्त बजट पर लगी हुई हैं। बहरहाल जो एक तसल्ली दी गई है मुशीर ख़जाना की जानिब से वो ये कहा गया है कि कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा। ज़ाहिर गैर मामूली हालात हैं, उसमें हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि गैर मामूली बजट जो है उमैर वो पेश किया जाएगा। तो देखते हैं कि हुकूमत किस तरह से, सर्वे के मुताबिक तो जो बहुत से अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सके हैं और चैलेंजेस ज़्यादा इस मरतबा, चैलेंजेस पहले से जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले ही पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो मुल्क की मईशत ने जो पलटा खाया है, वो जो पहले ही डूबती मईशत थी वो मज़ीद डूबना शुरू हो चुकी है। तो हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना देखने की, हुकूमत ने इन चैलेंजेस को डील कैसे करना है, अवाम ने इन चैलेंजेस को डील कैसे करना है, और अवाम बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिस पर हुकूमत को हम जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अवाम को भी बहुत सारी जगहों पर हुकूमत का साथ देना होता है। हम सलमान कोरोना की बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वहाँ पर अवाम ने हुकूमत का साथ दिया तो ही उन्होंने शिकस्त दी थी कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि जो रियासत है वो क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि रियासत का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर हम ज़रा बात भी कर लेते हैं। हमें डॉक्टर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक मेंबर पॉलिसी FBR हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको इस ट्रांसमिशन में। फरमाइएगा, जो ये कहा जा रहा है 700 से 800 अरब का शॉर्टफॉल है इस वक्त टैक्स में, आपको लगता है कि ये जो शॉर्टफॉल है ये पूरा नहीं हो सकेगा, और जो अगले अहदाफ भी तय होंगे वो भी हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत मुश्किल होगा कि पूरे हो सकें? अक्सर ऐसा ही देखा गया है। नहीं, देखिए 700 से 800 का शॉर्टफॉल शायद नहीं है, क्योंकि जो टारगेट था ओरिजिनली, आपको याद होगा जब पिछले साल का बजट आया था तो 5500 अरब रुपए टारगेट रखा गया था। बाद में वो एक दफा कम हुआ, तकरीबन 5100 हो गया। अब इस वक्त तो 3900 समथिंग जो है टारगेट है, और उसके लिए इस महीने में, ये जो जून करंट महीना है, इसमें FBR को कुछ 400 से ऊपर बिलियन चाहिए था। तो इसलिए ये जो रिवाइज टारगेट है, जो कि रिवाइज टारगेट ओरिजिनल टारगेट से ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसमें तो अगर कोई शॉर्टफॉल होगा उसके नजदीक FBR पहुंच जाएगा मेरा ख्याल है। लेकिन हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि बजट बनाते वक्त तो 5500 की फिगर रखी गई थी ना, उसके मुताबिक सारे अखराजात होने थे। तो जब उसको खुद रिवाइज करके हम 4000 के करीब ले आए, तो ओरिजिनल टारगेट के हिसाब से तो जो शॉर्टफॉल है बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इस वक्त रिवाइज टारगेट है FBR को दिया गया उसके मुताबिक इतना शॉर्टफॉल तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। ठीक सर, साथ ही सिद्दीकी साहब, बात हो रही है अवाम के रवैये की, और मैं अभी ये जिक्र कर रहा था कि अवाम को भी हुकूमत का साथ देना होगा। 22 करोड़ की आबादी, 27 लाख टैक्स दहिंदगान हैं, तो टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करना ज़ाहिर है अवाम को खुद भी करना चाहिए, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, जैसे कि अभी सलमान कहते हैं रियासत की भी जिम्मेदारी है। तो FBR में चेयरमैन FBR का भी हमने देखा क्या मामला पेश आया, और शबर ज़ैदी भी आए, वो भी रुखसत हो गए, मामला इसी तरीके से चलता रहा। तो किस तरीके से आप कुछ कह रहे थे कि हमें तब्दीली लानी होगी, हमें नए तरीके अपनाने होंगे, वो क्या है नए तरीके, वो क्या है तब्दीली जिस पर अमल किया जा सकता है और बाकी तब्दीली आ सकती है? देखिए, एक तरफ तो आलमी मालियाती इदारे हैं जो मेजर स्टेक होल्डर्स यहाँ बन चुके हैं। आपने आज देख लिया होगा जो सर्वे आया है उसमें सबसे बड़ा जो आपका यानी है वो रकम वो आपने उनको देनी है।
और दूसरा जो यहाँ के लोकल जो हैं ओलिगार्क्स हैं या जो 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 आपकी मैशत को चलाते हैं मेन जिनके पास है। अब FBR में इतना ब्यूरोक्रेटिक और मुश्किल सिस्टम रखा गया है, इसको सादा किया जा सकता था। एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था, डॉक्टर इकराम उल हक से मेरे इल्म में है 1 घंटे की गुफ्तगू हुई वीडियो लिंक पर जनाब अब्दुल हफीज शेख साहब की कि हम कैसे रेवेन्यू बढ़ाएं। उसमें यह भी आया कि यार एक स्लैब 10% कर दें ऊपर से नीचे तक, रिफॉर्म्स नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो है एक खौफ की वजह से, क्योंकि करप्शन है FBR में बेशुमार, और करप्शन तभी हो सकती है जब इस तरह के कवानीन हो कि जिसमें वो आपकी आर्म ट्विस्ट कर सकते हो, आपको फायदा और नुकसान पहुंचा सकते हो। उसको इन्होंने ऑटोमेटेड नहीं किया, उसमें रिफॉर्म्स नहीं लेके आए। एक तो ये कहानी है। उसके बाद मैशत जो है, मैशत के मेजर फैसले कौन करता है? आज आपकी बजट साजी कौन कर रहा है? क्या कोई आपका इलेक्टेड नुमाइंदा आपका बजट बना रहा है? और क्या आपकी पार्लियामान की इतनी हैसियत है, हमारा मुकद्दस ऐवान है कि वो इसमें कोई मेजर चेंजेस कर सके, तब्दीलियां कर सके? हेल्थ पे क्या स्पेंडिंग है, जो PSGP है वो देख ले कितना होगा, जो होगा उसमें से कितना खर्च होगा और कितने पे कट लगेगी। तो ये ना पूरा एक हाई जैक सिस्टम है जिसमें इमरान खान बड़ी लड़ाई। हाँ, अब इमरान खान साहब ज़रा दावे जो हैं वो किए जाते हैं, मैं जरा क्योंकि इमरान खान उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो है वो उनको अंदाजा नहीं था कि वो किस किस्म के लोगों के माबैन जा रहे हैं और गिर्द गिर्द क्या है। सर अब मैं उसी तरफ उन्हीं किस्म के लोगों की तरफ जरा आ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मेरा होगा डॉक्टर इकबाल साहब से कि हमें ये कहा गया डॉक्टर साहब कि जी हम अच्छे लोग जो कि एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आएंगे, जैसे अभी उमैर ने भी कहा FBR में बात हुई जी शब्बर जैदी साहब को लेकर आए। अब जब वो ला रहे थे उनको तो इल्ज़ाम उन पर लग रहा है कि भाई ये तो जिंदगी भर कंपनीज को टैक्स बचाने के गुर बताते रहे हैं, अब ये कैसे जो है वो टैक्स वसूल कर पाएंगे? आखिर में एंड क्या हुआ? उनकी तबीयत खराबी, सारा सब कुछ, अच्छा जी वो सब कुछ हो गया। ये वक्त तक आया कि हुकूमती हलकों से बात कही जाने लगी, गालिबन इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई हम ये बंद कर देंगे, नया इदारा बना देंगे FBR की जगह। ये क्यों नहीं ठीक कर पा रहे FBR को? सर काजी साहब भी जो सवाल कर रहे हैं। जी देखिए, FBR पहले तो अगर हम जहन में ये रखें ना कि अगर हम ये कभी तवक्को रखेंगे या ये टारगेट करेंगे कि रातों रात कोई इदारा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो वो फिर उसकी उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आते। जो एक प्रॉपर पॉलिसी है ना कि आप इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाएं, आप सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करें। जैसे अभी ये आपके जो गेस्ट बता रहे थे कि टैक्स पेयर के लिए आसानी होनी चाहिए, टैक्स पेयर को आसानी होनी चाहिए अगर वो टैक्स देना चाहते हैं, रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसको जितना भी उनको फैसिलिटेट किया जा सके वो करना चाहिए। तो इस तरह की अगर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जहाँ लेके आती है, देखें ना इकोनॉमिक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना सिंपल मसला नहीं होता कि एक दफा एक फॉर्मूला बना लेंगे और वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए टैक्सेशन के निजाम में भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एक रीजनेबल टारगेट होता है, वो ग्रेजुअली सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर इकबाल साहब, काजी सईद साहब सर हमारे साथ मौजूद रहे। और जो आखिरी जुमला है डॉक्टर इकबाल साहब का वो ये था कि जी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसमें उमैर हमें मिलकर चलना होगा। यानी इसमें जो अगर रियासत फैसले करती है तो उसमें आवाम को भी उसमें साथ देना होगा, और बगैर आवाम के साथ के कोई भी जो रियासत है, कोई भी मुल्क है, वो आगे नहीं चलता। और उसमें सबसे अहम किरदार ये है कि आप टैक्सेस पे करें, लेकिन जो टैक्स पे करता है फिर उसको जवाब में सहूलत भी चाहिए होती है, और वो सहूलत जब नहीं मिलती है तो फिर हालात दो हाथ से बचती है। एग्जैक्टली, हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। बहरहाल इस वक्त कुछ हमारे काबू से भी बाहर है, और वो है वक्त, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे तो हेडलाइंस देख सकेंगे।